लेवल पे, इसलिए थोड़ा सा नहीं वो सब के बारे में नहीं सोचना है। देखिए WHO अभी फिलहाल पढ़ाई करना है, वैसे हमको रैपिड अभी क्वेश्चन करना है, उधर नहीं बकवास करना नहीं है, बाद में चर्चा करेंगे। यूनिसेफ ये भी स्वास्थ्य संबंधित संस्थान है, ये भी CSC सेंटर है, ये भी स्वास्थ्य संबंधित संस्थान है। ये मतलब खाद्य रिलेटेड संस्थान है जो कि स्वास्थ्य संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट डी आंसर कर भी रहे थे। क्या बिल्कुल सही था? डी आप सबका बिल्कुल सही आंसर था। अब लोग को आंसर करने में दिक्कत तो नहीं ना आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर मेंशन नहीं है, क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है। वैसे कर दीजिएगा आंसर, हम समझ जाएंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। कह रहा है कि कॉपर युक्त कॉपर मुक्त करने वाली आयोडीज शामिल है, पहली संतृप्त आयोडीज में, दूसरी संतृप्त आयोडीज में, या तीसरी या चौथी संतृप्त आयोडीज में थी। ये कब किए जाते हैं इसके बारे में डिटेल्स में हम आपको विद फिगर भी समझाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं, तो ये द्वितीय संतृप्त आयोडीज में मतलब कि कॉपर मुक्त करने की आयोडीज शामिल है, जिसमें मतलब कि कॉपर के हटाकर मतलब कि उसको लगाए जाते हैं। ऐसे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपको सारे लोग से सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्या देखिए IUS मतलब IUS IODS इन्हीं सब का मतलब कि अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग शेप में रहते हैं, तो उसका अलग अलग नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि इसके बारे में विथ फिगर है और डिटेल्स भी दिए गए हैं, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। नोट्स आपको लोगों को क्लास के बाद मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा। लिपेस लूप है, लिपेस लूप क्या है? क्या ये पुरुष गर्भ निरोधक उपाय है, या महिला गर्भ निरोधक उपाय है, या जो आरामदायक उपकरण होते हैं वो है, या सर्जिकल उपकरण है, जो सर्जरी वगैरह करते हैं वो उपकरण है? तो क्या लग रहा है आप लोगों को क्या होंगे? रिया, संदीप, रेणु, और सबका आंसर बी आ रहा है कि सर ये महिला गर्भ निरोधक उपाय है। बिल्कुल सही, ये तो सबको पता होगा। क्या सबको पता था ना? प्रताप चंद्र गुप्त आपका गलत हो गया। बी आपका बिल्कुल सही है, ये महिला गर्भ निरोधक उपाय है, लेफ्ट स्लोप। ठीक है, लेफ्ट स्लोप भी पढ़ते हैं, इसको चयन करते हैं। चलिए, ये तो बहुत आसान हो गया अब आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन आईओडी से रिलेटेड थोड़ा सा था, फंसाने वाला, संतृप्त वाला, लेकिन ये तो बहुत ही आसान है, इसके बारे में तो सबको पता है। कारण कि आयोडीएस गर्भ अवस्था में सामान्यतः कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? देखिए, आईयूडीएस जो होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आपको बहुत सारे स्टूडेंट का इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोला जाता है, जो कि गर्भधारण को रोकने का एक प्रक्रिया है, एक डिवाइस कह सकते हैं, जो कि वजीना मार्ग से गर्भाशय में लगाए जाते हैं। इतना आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स बहुत बार बता भी चुके हैं। तो ये इफेक्टिवली 3 से 5 साल तक वर्क करते हैं। और हाँ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कह सकते हैं। सी है ना, इसलिए कंट्रोल नहीं होगा, यू है ना, सी IUDS है ना, यूटेराइन बोलते हैं उसको। चलिए, क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट किए भी होंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जब थ्योरी करवा रहे थे तो उस समय भी करवाए थे आप लोगों को। देखते हैं कितना को याद है कि करतार सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, और करतार सिंह कमेटी आया क्यों था, ये भी हमने आपको बताए थे, पूरे डिटेल्स में जानकारी दिए थे। करतार सिंह कमेटी, मुदालियर कमेटी, जितने भी कमेटी थे, 4 या 5 कमेटी जो आए थे, किस उद्देश्य से आए थे, कौन आया था, तो क्या प्रस्ताव दिए थे, क्या वर्क किए थे, सब हमने डिटेल्स में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के थ्योरी क्लास में करवा चुके हैं। जिन सबको वो सब क्लासेस नहीं मिल रहे हैं या छूट गया है, नए बैच में एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाइएगा सारे स्टूडेंट। अगर जो नहीं ज्वाइन किए हैं, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। आपको सारी क्लासेस स्टार्टिंग से जीरो, बिल्कुल जीरो लेवल से मिलेंगे, थ्योरी के साथ मिलेगा, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी चीज़ करवाए जाएंगे। तो करतार सिंह कमेटी के बारे में हमने बहुत डिटेल्स में बताए थे, और क्यों लाया गया था ये भी बताए थे। हमको नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट गलत करेंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंटों ने गलत किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत दिख रहा है, जो कि हमें उम्मीद नहीं थी। 1975 में करतार सिंह कमेटी का रिपोर्ट आया था। कब आया था? 1975 में आया था। कितने स्टूडेंटों का सही था? चलिए,
तो खुद देख लीजिए आपका सही था या नहीं। और रिवीजन पे सॉरी 73 होगा ना, 75 नहीं होंगे। नहीं नहीं, सही था आप लोगों का, 73 होंगे। 1973 ही होंगे, डी मत कर दीजिएगा, 1973 ही होंगे। सही था आप लोगों का भी, 1973 ही होंगे, 75 में ये नहीं आया था। चलिए, श्रीवास्तव कमेटी, हमको लगता है आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा दिए हुए थे। हाँ बिल्कुल सही था, सी बिल्कुल सही था। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है कि श्रीवास्तव के, ये हमने आपको बता दिए थे, अगर नहीं याद आ रहा है तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट सेकेंड और थर्ड दोनों में बताए थे। दोनों में 3-4 जो कमेटी थे सबके बारे में बताए थे, क्यों आया था, उन्होंने क्या सिफारिशें की थी, ये सारी डिटेल्स में बताए थे। वहां पर 10-10 क्वेश्चन भी करवाए थे, एक एक पॉइंट से लेकर। श्रीवास्तव कमेटी से बता दीजिए। ये 1975 में आया था ना, इसलिए वहां पे कंफ्यूज हो गई थी। ये 1975 में आया था। कब आया था? श्रीवास्तव कमेटी करतार सिंह कमेटी के बाद आया था। 1975 में ये आया था। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रखना आप लोग को, दोनों एक जगह इसलिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। करतार सिंह कमेटी 1973 में आया था। और श्रीवास्तव कमेटी की जो रिपोर्ट है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो ये 1975 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मुदालियर कमेटी, ये सारे कमेटी के बारे में देख लीजिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, आ ही जाएगा। विराट फैंस पे, चलिए आपका भी डी था, विराट फैन तो हम भी हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जंतु प्लेग रोग फैलाने में सहायक है? ये तो आप सबके लिए बहुत ही आसान हो गया। आसान हो गया ना? इसमें भी गलती कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर हमें भी नहीं पता है कितने नंबर है। आप लोग अगर काउंट कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये चूहा से फैलता है। प्लेग रोग किससे फैलते हैं? तो ये चूहा से फैलते हैं। कैसे गलती कर रहे हैं? कुत्ता से थोड़ी फैलता है, कुत्ता से तो रेबीज होता है ना। कैसी गलती कर रहे हैं? इतना आसान क्वेश्चन गलत करिएगा तो क्या माफ़ी करने लगा? मच्छर से तो अलग अलग, मच्छर से अलग अलग रोग फैलते हैं। मच्छर से डेंगू फैलते हैं, मलेरिया फैलते हैं, कालाजार होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं। तो अलग अलग मच्छर से अलग अलग रोग होते हैं, और चूहा से आपको प्लेग रोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही था। और इसके बारे में जो आयोडीज थे उसके बारे में फिगर दिया गया है, और जो क्वेश्चन दिए गए थे उसके एक बार देख लीजिएगा, हमने बता रखे हैं, और भी डिटेल्स में इसको दिया गया है। देखिए, लिप्स लूप, वहाँ लिप्स लूप के बारे में अगर आप लोगों को वहाँ पर समझने में दिक्कत हुई होगी तो यहाँ पर दिया गया है। लिप्स लूप के बारे में कुछ स्टूडेंटों ने गलत किए थे ना यहाँ पर, कि ये किसके लिए गर्भ निरोधक है। यहाँ पर लिप्स लूप क्या है, मतलब कि क्या ये मतलब कि पुरुष के गर्भ निरोधक है, महिला आरामदायक, या क्या है? तो इसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जैसे कि लिप्स लूप एक गैर औषधीय, मतलब कि जिसमें ऐसे जो औषधि के साथ होता है तो वो औषधि हो गया, बिना औषधि का तो गैर औषधीय अंतर गर्भाशयी उपकरण है, जिसको आईयूडी भी कह सकते हैं। आईयूडी उसका एक उदाहरण है। आईयूडी इसी के एग्जाम्पल में आते हैं। अब तो समझ में आ गया, आईयूडी इसी का एक उदाहरण है, जो एक दीर्घकालिक प्रभावी प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। और आईयूडी आपको पता है कि महिलाओं में लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, लेट से जुड़े हैं एनके सिंह आप, क्लास आज 3 बजे से ही शुरू है। कुछ कोविड-19 के बारे में आप लोगों को इस बैच में नहीं बताए थे, ठीक ना। कोविड-19 छूट रहा था इसलिए हम इसको लाए हैं। कुछ स्टूडेंट जो पुराने होंगे वो सब 5006 के तैयारी के दौरान किए होंगे, लेकिन फिर अगर आप भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, फिर से कर लीजिए, लेकिन इसमें नहीं करवाए थे। पीछे से देख कर आए हैं क्या? पीछे से देख कर आए हैं, नहीं समझे? चलिए, कोविड-19 क्या होता है? एक जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित या कवक है, फंगस है, प्रोटोजोवा है, किस प्रकार का रोग है? तो ये तो सबको पता है कि जो कोविड-19 है वो विषाणु मतलब वायरस जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है? तो ये आपका वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है? तो विषाणु जनित रोग है।
इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये बता दीजिए, वो तो सब बता देंगे। ये बताइए कोविड-19, देखिए आज जो क्लासेस करवाएंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कोविड-19 से है, और इनसे बाहर आपका क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। कोविड-19 हाल फिलहाल का मतलब कि लेटेस्ट जो वायरस कह सकते हैं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैले थे, तो इसलिए आपके एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहते हैं और पूछे जा रहे हैं। एएनएम की एग्जाम, सब जीएनएम सब में पूछे जा रहे हैं। तो वैसे नॉन टेक्निकल वाले एग्जाम जो होते हैं जीके जीएस में भी उससे रिलेट करके पूछ दिया जाता है। कारण कि कोविड-19 का कारक जीव इनमें से कौन है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे टीबी सब में पढ़ते थे कि उसके लिए कारक जीव माइक्रो क्या थे, ट्यूबरक्यूलोसिस, मतलब कि बैक्टीरिया थे, वही थे ना, ट्यूबरक्यूलोसिस थे। और इसके लिए क्या होते हैं, वही चीज आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, पीछे वाला क्वेश्चन देख रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन कर रहे थे। चलिए हाँ, पीछे वाला जब तक नहीं देखिएगा ना, अगर आप रिवीजन में नहीं लाइएगा चीज़ों को तो भूलने लगेगा। अब आपका जो इस ये बैच जो था, ये बैच कंप्लीट भी होने वाला है। अब रिवीजन क्लासेस चलेंगे सारी चीज़ें, और नेक्स्ट जो टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, वो कल तक आप लोगों को एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा। ऐप पर आपको कल तक सारी क्लासेज अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद नया बैच आप लोगों को शुरू होने ही वाले हैं, अभी से जुड़ जाइएगा। और जो सब स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, कोविड-19 का कारक जीव कौन से होते हैं, तो इसका कारक जीव है सार्स कोव 2। कोविड इसी से लिया गया है, सार्स कोव 2 बिल्कुल गलत है, बहुत सारे स्टूडेंट का गलत है, बहुत सारे स्टूडेंट का सही भी था। क्या होगा, सार्स कोव 2 इसके लिए कोविड-19 के कारक जीव है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या न्यू था। चलिए पूजा लेट हो गए, तब तक तो क्लास ओवर भी होंगे, क्योंकि आज 30 रैपिड क्वेश्चन करने हैं 30 मिनट में ही। कह रहा है कि पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी। ये मत कह दीजिएगा सर हम लोग तो 2019 में सुने थे, 19 या 20 में आया था ना, 20 में पर आप लोग के इंडिया में आना शुरू हो गया था, मतलब कि फैलना शुरू हो गया था, तो 20 मत कर दीजिएगा। इससे पहले भी कोरोना वायरस आ चुका था, तो मतलब कि उसी समय उसकी पहचान कर लिया गया था। तो बता दीजिए ये कब आया था, तो ये 1960 में आया था। कब आया था, 63 नहीं होंगे, 60 होंगे ना, 63 कैसे कर रहे हैं, 60 होंगे। ईस्वी वाले क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिए आप लोग। ईस्वी वाले क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन आए, गलती कर रहे थे। करतार सिंह वाला सही था, और उसके बाद कौन सा आया था, मुदालियर था क्या, एक और था, तो उसमें गलती कर रहे थे आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा आपका, 1960 हो जाएगा, ठीक ना। और नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोविड-19 का पहला केस कहाँ पाया गया था, ये सब पूछेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। और बहुत आसान लगता है, तो ये मत कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाइएगा। हाँ, डाटा याद करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन एक ही टॉपिक है जिसमें आपको याद करना पड़ रहा है। आप लोग को इतना दिक्कत हो रहा है, जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट कितना याद करता है, तो आपको लगभग मुश्किल से 10 भी हम नहीं बोलते हैं, 10 से कम ही डाटा याद करने बोल रहे हैं, तो याद तो करना पड़ेगा ना। वैसे हम ही रिवाइज इतने बार करवा देंगे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन लगेंगे ही ना, आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कोविड-19 का पहला केस वुहान नहीं होगा, वुहान होगा। वुहान शहर से फैला था, वुहान था, चाइना में था। कहाँ से, तो चाइना के वुहान शहर से फैला था। ये भी चाइना का ही सिटी है बीजिंग। संघाई भी चाइना का ही सिटी है। ठीक है, जैसे अपने मतलब कि देश में मुंबई, दिल्ली, ये सब सिटी है ना, उसी तरीके से उसका भी ये सिटी है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी इनमें से है क्या, मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, या सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, या कोरोना वायरस DGG-19, ये जिसको कोविड-19 भी बोलते हैं, या उपयुक्त तीनों। तो बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कोरोना वायरस का ये सभी कारण है, ये सिंड्रोम भी है, MERS भी, और
ARSV और कोविड-19 तो है ही, ये तो आप सबको पहले से पता है। इसके बारे में पहले से पता था कि कोविड-19 कारक जी मतलब कि इसके लिए कारण बनते हैं, और लेकिन ये सब भी इसके लिए कारक ही माने जाते हैं, इसका कारण ये भी होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही था आप लोगों का, जो भी स्टूडेंट डी आंसर किए थे। इस क्वेश्चन का भी आंसर करिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के 19वें स्ट्रेन, देखिए कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन आ रहे थे, धीरे धीरे जैसे जैसे साल बदलने लगा उसका वेरिएंट भी बदलने लगा था ना, तो वही कह रहा है कि 19वें स्ट्रेन के कारण होने बीमारी का नाम क्या था। तो 19वां था तो सिंपल सा नाम है, क्या हो जाएगा, कोविड-19 नाम था। क्या नाम था, कोविड-19 था। तो इसमें तो दिक्कत नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, ये क्वेश्चन फंसा सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सावधानी से और सही आंसर तक पहुंचिए। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कोविड-19 में कारक जीव का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ गया। कोविड-19 में जो कारक जीव रिस्पॉन्सिबल है, कौन से कारक जीव रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन अभी जस्ट करवाए हैं ना, 2 क्वेश्चन पहले हुआ था कि कोविड-19 में कौन से कारक जीव है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कोविड-19 में कारक जीव का नाम क्यों कोरोना वायरस पड़ा, कैसे पड़ा, कोरोना वायरस कैसे पड़ा। तो बता सकते हैं क्या, क्या इसकी आकृति कोनाकार होने के कारण, या पत्ती जैसी आकार होने के कारण, फूल की जैसी संरचना होने के कारण, या मुकुट क्राउन जैसी संरचना होने के कारण। तो इसकी जो संरचना होती थी क्राउन जैसे होती थी, मुकुट जैसी होती थी, जिस कारण से इसको कोविड-19 मतलब कि कोविड-19 का जो कारक जीव था उसको कोरोना वायरस नाम पड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे, बिल्कुल सही था। ये तो आप सबके लिए बहुत ही आसान हो गया। कह रहे कोविड-19 के लक्षण, तो ये सब लक्षण देखने को मिल रहे थे जिस समय कोरोना का समय चल रहा था। तो बुखार, सूखी खांसी आते थे, सांस लेने में तकलीफ, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रहे थे, फेस करने को मिल रहे थे। आपके आसपास जहाँ भी मतलब कि इस तरीके से होते थे तो आप लोग सचेत हो जाते थे। कोविड-19 से हमने 12 क्वेश्चन करवा दिए, कोविड-19 से ओनली। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, क्वेश्चन किसी को छूटेगा नहीं। किसी शिफ्ट में भी एग्जाम रहेगा तो आप बेहतर तरीके से उसको बनाकर ले आइएगा सही करके। अब थोड़ा सा चलते हैं नए मतलब कि टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग 10 सेकेंड वेट करिए। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए न्यू टॉपिक से आपका कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि 2 टॉपिक से कंबाइन करके क्वेश्चन करवाएंगे। क्या चल रहा है ना। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कह रहा है कि एक महिला में कौन सा पार्ट केवल गर्भ अवस्था के दौरान पाया जाता है। क्या वो गर्भाशय है, बिल्कुल भी नहीं, गर्भाशय तो हमेशा रहता है महिलाओं में। प्लेसेंटा या अपरा। दूसरा है योनि, योनि भी तो जन्म से ही रहते हैं, मायोमेट्रियम भी रहते हैं। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि केवल गर्भ अवस्था के दौरान फलता फूलता है, मतलब कि मतलब कि इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिलते हैं या बढ़ता है। तो वो क्या है, अपरा है, या जिसको प्लेसेंटा या गर्भनाल भी बोले जाते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन एलिमिनेट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं था, बस ऑप्शन को एलिमिनेट करना था, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। अरे स्टूडेंट कौन कहाँ जाएगा उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। कौन है प्रिया कुमारी, जितना ही स्टूडेंट रहेंगे हमें उसी से सिलेक्शन चाहिए। देखिए अब मैम करवा रहे हैं क्लास, ठीक है, जून के लास्ट में, ये कौन है, मई है, जून के लास्ट में
एक मेरा फ्रेंड है, आप लोग को अभी ये से बता देते हैं, वो कुछ क्लासेज लेंगे, उसका मतलब कि रसिया से रसिया से उसका एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। रूस से, जानते हैं ना आप लोग, मतलब कि रूस से गया था करने के लिए, तो उसका कंप्लीट हो रहा है। कुछ दिन पटना में रुकेंगे, 2 से 4 महीना 5 महीना रुकेंगे पटना में। उसको तब तक जो होता है ना क्लिनिक, जो हॉस्पिटल सब, वो सब सेटअप करना है, तो वो करेंगे। तो हम चाहते हैं ना कि उनसे भी आप लोगों को क्लास करवा दिया जाए, ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। कल परसों यहीं ऐसे बात हो रहे थे उनसे, तो हमने उनसे बोले हैं कि आप आइएगा तो थोड़ा 1 घंटा या जितना ही देर होंगे, 40 मिनट, जितना कम उसको समय मिलेगा उतना देर प्रयास करेंगे कि वो आपको क्लास लेकर, क्योंकि वो और भी बेहतर तरीके से और भी बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। हम तो ऐसे बता ही देते हैं, लेकिन हम अलग लेंगे, वो अलग लेंगे। मैम क्लास लाइव, मतलब कि लाइव तो सेट कर ही देते हैं ना, तो वो भी लेंगे क्लास। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए ना, क्या करवा रहे हैं आप लोग के बेहतर के लिए ही करवा रहे हैं। और मैम से जो क्लासेस करवाते हैं, हम आपको रिवीजन के तौर पे कराते हैं। जो भी न्यू टॉपिक है वो तो हम खुद से करते हैं। न्यू टॉपिक थ्योरी के साथ सारी चीज़ें हम खुद कर देते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं करनी है तो बंद कर देंगे, उसमें क्या है, उसमें हमको तो घाटा है नहीं। और नेक्स्ट मंथ में अभी जैसे आपको बता दिए हैं कि एक टीचर आप लोगों के आएंगे, जो कि कंप्लीट जब तक अभी डिग्री उसको मतलब कि मिली, इस महीना में, नेक्स्ट जून में मिल जाएगा। तो वो इंडिया आ जाएंगे, और इंडिया आएंगे तो पटना बोले हैं रुकेंगे, तो पटना रुकेंगे तो वो क्लास लेंगे। जिस भी तरीके से होंगे, जैसे भी मैनेज होंगे, जो भी टाइमिंग रहेंगे, और लाइव ही क्लास करवा देंगे, ऐसा नहीं है, तो लाइव ही क्लास उनसे करवा देंगे। आप लोग के दिमाग में इतना खुरापाती चलते कैसे रहता है। एक मधु कह रहा है कि सर हम सोचते हैं आपकी वाइफ है, शादी किए ही नहीं है तो वाइफ कहाँ से आ गई। अब कोई क्लास करवा रहा है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं ना। चलिए, अ, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा सेटअप। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं ना, जो था सूचना हमने बता दिए। तो तैयार रहिएगा, और हम आप लोगों के लिए बेहतर ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम कल ही उनसे बात हुई थी, तो कल भी हमने उससे बोले थे कि सतीश नाम है, बोले थे कि आइएगा तो थोड़ा सा आप क्लास दे दीजिएगा। जितना ही होंगे 1 1 1.5 2 महीना जो भी दे देंगे, हम भी लेंगे क्लास। अगर होगा तो उसका एप्लीकेशन पे कर देंगे, या हम ही एप्लीकेशन पे चल जाएंगे, या उसको यूट्यूब पे दे देंगे, तो वो भी क्लास लेंगे। और भी सारी चीज़ें डिटेल्स में बताएंगे भी, और किस तरीके से मेडिकल में सारी चीज़ें होते हैं, फैसिलिटी और भी सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। क्योंकि कोई भी एमबीबीएस कर लेते हैं तो और भी बहुत सारे मतलब कि उसको, और उसमें भी विदेश से किए हुए हैं तो उसको और भी ज़्यादा मतलब कि सारी चीज़ें समझने को देखने को मिलते हैं। मन लगाना पड़ता है प्रिया, मन कहीं नहीं लगता है। क्यों नहीं, न्यू मेंबर के पास अगर आप जाइएगा, आपका शादी होगा, तो आप कहिएगा कि ये मतलब इसको हम नहीं जानते, हमको मन नहीं लग रहा है, तो वो लगाना पड़ता है ना। और कितना अच्छा तो मैम समझाती हैं, बताते हैं। और आप लोगों को नया टॉपिक तो हम ही करवाते हैं। एलएमपी कह रहा है कि लास्ट जो मासिक धर्म से जो मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी के निकालते वही ना होता है, सॉरी, इसमें हाँ वही चीज़ें है, वही चीजें दिया गया अंतिम मासिक चक्र से। इसका अर्थ क्या होता है, तो लास्ट जो होता है मासिक चक्र, जिससे कि किस रूल से, नैगल्स रूल से निकालते हैं ना, ईडीडी कहते हैं जिसको, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जिससे कि डिलीवरी की जो डेट है वो पता चल पाता है, इन्हीं से पता चलता है। कहता है ना कि एलएमपी इतना डेट को था, तो आप बताइए कि इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब होंगे, तो ये इन्हीं से पता चलते हैं। चलिए, फुल फॉर्म जिसको नहीं पता था देख लीजिएगा, हमने बहुत बार बता चुके हैं। कह रहे पीपीएस से आप क्या समझते हैं, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, बहुत सारे बातें हम सोचे थे कि सारा क्वेश्चन करवा देंगे। आप लोग कहाँ फंसा देते हैं, कहाँ बातें करने लगते हैं, हम भी उधर चले जाते हैं। कह रहा है कि पीपीएच से आप क्या समझते हैं, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव पश्चात समय, या प्रसव पश्चात रक्तस्राव। तो बताइए पीपीएच से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या समझते हैं। तो प्रसव पश्चात जो रक्तस्राव होते हैं उसी को पीपीएच कहे जाते हैं। और इसके बारे में सर पीडीएफ और क्लास का, पीडीएफ तो मिल ही गया है ना, पीडीएफ एक क्लास का नहीं मिला होगा, वो मिल जाएगा।
तो इसका फुल फॉर्म अगर जिसको नहीं पता होगा यहाँ पर लिख दिया गया है, हमको पता है कहाँ पर दिखा। वैसे ये सब सारा क्वेश्चन हमने थ्योरी में करवाए हुए भी थे। कह रहा है कि एक महिला के मूत्र में एससीजी की उपस्थिति किस स्थिति में सूचक है? क्या महिला का, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? मैम के क्लास पे देखिए तो कल के क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंटों ने, लगभग 800 स्टूडेंट अब तक कर चुके हैं। 1000 आज चल जाएगा, फिर बढ़ ही जाएगा, तो 1000 2000 3000 मैम में भी देख ही लेते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? और व्यूज से क्या फ़र्क पड़ता है? जितना मेरे पास रहेंगे उसका सिलेक्शन हो, यही मेरा उद्देश्य रहता है। कह रहा है कि एक महिला के मूत्र में एससीजी की उपस्थिति किस स्थिति का सूचक है? क्या वो महिला के गर्भवती होने को बताता है, मिनीपॉज को बताता है, किडनी की अनुपस्थिति को बताता है, या मूत्र मार्ग के संक्रमण को बताता है? तो ये क्या चीज को बताता है? तो देखिए, एससीजी एक हार्मोन है जो कि गर्भ अवस्था की स्थिति को बताता है, मतलब कि गर्भावस्था है, हुई है या नहीं हुआ है, गर्भधारण हुआ है तो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो एससीजी ही हार्मोन है जो कि ब्लड और मूत्र में मिल जाता है। इसलिए आप लोग ब्लड टेस्ट और पेशाब टेस्ट देखते होंगे कि डॉक्टर सब करते हैं और उनसे बता देते हैं। सब सेंटर में कार्यरत एएनएम द्वारा संपादित गतिविधियों को सुपरवाइजन कौन करता है? तो इसका सुपरवाइजन कौन करेगा? ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो उसका एलएचवी करता है। कौन करता है? लेडी हेल्थ विजिटर। क्या कहते हैं उसको? एलएचवी को लेडी हेल्थ विजिटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्हें हेल्थ असिस्टेंट जो होता है, असिस्टेंट बोलते हैं। एसोसिएशन ने, हमको लगा एसोसिएशन दे दिया है। तो हेल्थ असिस्टेंट जो फीमेल के होते हैं उसे इस नाम से भी इसको जाना जाता है, लेडी हेल्थ विजिटर को। ठीक है, तो अगर किसी को एलएचवी नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर नीचे में दिया गया है। और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहता जो हम आपको नहीं समझाते हैं। और इससे पहले तो हम सारे टॉपिक का, लगभग ऑल टॉपिक का थ्योरी करवा दिए है, और सबका अब एप्लीकेशन पर अवेलेबल भी हो जाएगा। और जो सब नहीं किए थे, जिसका छूट गया है, नए बैच में जुड़ जाइएगा। देश में नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो मतलब कि देश में जो नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर जो कार्यक्रम चलाया गया था वो आपको 1952 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1952 में चलाया गया था, यही ना? 1952 में ही चलाया गया था, जिसको परिवार कल्याण कार्यक्रम भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया था ना कि फैमिली, तो फैमिली मतलब क्या? परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में पूछा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है बीटीएससी, इस तरीके से घुमाता है क्वेश्चन को, इसलिए हम डायरेक्ट न देकर इस तरीके से पूछ दिए थे। क्वेश्चन वही था, और आपको क्या किया कि मतलब भ्रमित करने के लिए यहाँ पर देश दे दिया, नेशनल दे दिया, और फैमिली से आपको पकड़ के आंसर तक जाना था। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, थोड़ा सा घुमा दिया था, और बीटीएससी यही करता है। कह रहे कि गर्भ निरोधक का कौन सा साधन केवल पुरुषों के लिए? तो पुरुषों के लिए तो कॉन्डम होते हैं ना। डायफ्राम तो महिलाओं द्वारा लगाए जाते हैं, ये भी महिला के होते हैं। कॉपर टी महिला के ही, मतलब कि योनि मार्ग के द्वारा लगाए जाते हैं। और कॉन्डम केवल पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक के तौर पर होते हैं। तो ये मत कहिए सर हम लोगों के सेफ्टी के लिए बहुत सारा है और पुरुषों के लिए बहुत कम है। कह रहे कि अच्छा, ये तो हम जानते ही है ना। कह रहे कि गर्भवती महिला में लगाए जाने वाले बीसीजी के टीकों की संख्या मतलब बताना है, ताकि बच्चों में बीसीजी का मतलब कि जो बीसीजी टीका टीबी रोग से बचाव के लिए दिया जाता है ना, तो उसकी संख्या पूछ रहा है कि महिला में, गर्भवती महिला में लगाए जाने वाले बीसीजी टीकों की संख्या कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो कंफ्यूज भी किए क्या आप लोग? बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती भी किए हैं। तो बीसीजी का टीका तो बच्चों में दिया जाता है ना, टेटनस का टीका रहता है तो महिला, गर्भवती महिला में दिया जाता है। देखिए कितना मतलब कि मूर्ख बनाने का प्रयास किया है, कितना आपको फंसाने का प्रयास किया है कि मतलब कि गर्भवती महिला को लगाए जाने वाले बीसीजी टीकों की संख्या होता ही नहीं है। गर्भवती महिला को 2 बार आप सुने होंगे कि टेटनस का सुई दी जाती है ताकि बच्चों और माँ को टेटनस से बचा जा सके। लेकिन बीसीजी तो हमने कितने बार बताए थे कि ये बच्चों में दिया जाता है टीबी रोग से बचाव के लिए। गलती भी किए थे कोई क्या?
गलती किए थे तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, माफ़ी लायक आप नहीं है, आपको मार पड़ना चाहिए। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था जोखिमपूर्ण है? 25 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए गर्भ अवस्था जोखिमपूर्ण माना जाता है, या बहुप्रसव होने से भी जोखिमपूर्ण माने जाएंगे, या गंभीर एनीमिया, या ये सभी होने पर, ये सभी जो दिए गए हैं ये सभी लक्षण जो गर्भ अवस्था है वो जोखिमपूर्ण को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, आप लोगों का डी आंसर कर रहे थे, बिल्कुल सही था। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का कारण यही सब है। गर्भ अवस्था के दौरान धूम्रपान से हो सकता है क्या? अबॉर्शन हो सकता है, IUGR या नवजात में विकृतियां, जो रोगों की विकृतियां, कमियां वो आ सकती हैं, तो ये सभी धूम्रपान से हो सकता है। अबॉर्शन होने का भी चांसेस रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। जिसको इसके बारे में नहीं पता था यहाँ पर देख सकते हैं, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, इसको LBW, लो बर्थ वेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन समझने में। लो बर्थ रेट LBW, अगर नहीं समझ रहे तो यहाँ पर दिया गया है लो बर्थ रेट। ये भी हमने बता दिया है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन आपके लिए होमवर्क ही देंगे। कितना भी कोई बोलेंगे सर होमवर्क नहीं दीजिए, लेकिन हम एक क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए रखेंगे। कोई ये PDF भले हम आपको भेज देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। सर सर्टिफिकेट कब तक आएगा? कौन सा सर्टिफिकेट आएगा? अच्छा, आप सेकेंड ईयर से मतलब अभी एग्ज़ाम हुआ था, पास हुए हैं क्या? कह रहे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? कृत्रिम तकनीक से निषेचन, फर्टिलाइजेशन, या गर्भ अवस्था में रक्तस्राव, या गर्भ अवस्था के बाहर अंडाणु का होना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैट शायद डिलीट हो जाए, लेकिन कमेंट रहेंगे, और जितना क्वेश्चन का टारगेट था उतना कर भी लिए। अगर और करवाते, बीच में आप लोगों ने बहुत सारे बातों में लगा दिए, आप ही लोग का वो गलतियां हैं। अगर आप लोग उधर डाइवर्ट नहीं करते हमको, तो उस पर नहीं उतना 2 मिनट बोलते, तो 2 मिनट में बहुत सारा क्वेश्चन और कर लेते। और जिसको स्टार्टिंग से सारी क्लासेस चाहिए, थ्योरी के साथ चाहिए, सिलेक्शन लेना है, तो ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा। अभी घबराइए मत ना, आपका जैसे नोटिफिकेशन आएंगे, बता तो रहे 3 क्लासेज चलेंगे आप लोगों का। एक हम लेंगे लाइव क्लासेज, एक जो बता रहे हैं सतीश जी, जो कि MBBS ऑलरेडी बन चुके हैं, डिग्री के कारण रुका हुआ है। जैसे भी होंगे, जिस तरीके से हम मनाना होगा, तो वैसे हम उसको मना के हम बोले हैं उसको कि पटना का खर्चा हम मतलब कि डिलीवर करेंगे, आप रुकिए यहाँ पर। और उसके बाद वैसे उनको भी काम है पटना में, और एक मैम होंगे लेंगे, तो आप इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी नहीं होइए। आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग रिजल्ट में मेरिट तक पहुँच सके। कहाँ तक? मेरिट तक। तो मेरा टारगेट ही है कि इस बार BTSC ANM में हमारे यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंटों का रिजल्ट हो सके, क्योंकि एक आशा लेकर आप लोग आते हैं ना। बहुत सारे क्लासेस चलते हैं यूट्यूब पर, उसमें से अगर आप मेरे पास आए हैं तो कुछ उम्मीद लेकर आए हैं, तो वो हम चाहते हैं कि वो बरकरार रहे आप लोगों को। आप लोग जीवन भर नाम लेके सर ने हमको बेहतर तरीके से पढ़ाए थे, और मतलब हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं, तो आप लोग भी ईमानदार होकर पढ़िए, तब जाकर रिजल्ट होगा। अगर हम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो आप ईमानदार नहीं होइएगा अपने प्रति, तो रिजल्ट में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड सब होंगे उन सबको बोल दीजिएगा नए बैच में जुड़ जाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।